ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तो यहाँ पर जो आया है ना ये शब्द श्रम जल, श्रम जल को हम विग्रह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रम का जल. श्रम का जल मीन्स मेहनत का पसीना. तो उसको हम कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष समास. क्यों? क्योंकि उसमें जब भी आपको ये बताया, इसके बाद में आपको समास भी समझाऊंगी, लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं उसमें का, के, के लिए, इसलिए ये शब्द का उपयोग किया जाता है, तो वह कभी भी तत्पुरुष समास होता है. तो यहाँ पर श्रम जल को हम विभाजित कर रहे तो क्या आ रहा है, श्रम का जल, इसलिए वो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास. तो इस पद में हमारे लिए आए हैं शब्दार्थ के रूप में श्रम जल, श्रम करने से उत्पन्न जल. दूसरा है विजित प्रकृति, जो प्रकृति में है वो. तीसरा इस पद में है श्रम जल, जिसको विग्रह करना है आपको, तो वो है श्रम का जल, तो वह होगा तत्पुरुष समास. बच्चों इस पद में इतना ही आपको समझ में आया होगा. फिर बता देती हूँ आपको कि जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. कवि कह रहे हैं कि जो दुनिया में मेहनत करते, श्रम करते, परिश्रम करते, उनको आग पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको इस प्रकृति में सबसे पहले स्थान मिलना चाहिए. इसके बाद अपना ये 4th पैराग्राफ है कि जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है. तो अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी न्यस्त, न्यस्त मीन्स इस संपूर्ण प्रकृति में है, उसको किसका अधिकार है, जो भी प्रकृति में है उस पर किसका अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है. मनुज मीन्स मनुष्य, आपको यहाँ शब्दार्थ दिए हुए. न्यस्त मीन्स संपूर्ण, मनुज मीन्स मानव, और धर्मराज मीन्स युधिष्ठिर. पांडवों के सबसे बड़े भाई थे वो युधिष्ठिर थे, और उनको धर्मराज कहा जाता था. उनको धर्मराज इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो कोई भी कार्य या नीति या बात करते थे तो वो धर्म के आधार पर करते थे, अधर्म के आधार पर नहीं करते थे. उनके सारे कार्य धर्म से होते थे, यानी कि न्याय संगत होते थे. धर्म से होना है मीन्स पूजा पाठ करना नहीं होता, धर्म मीन्स न्याय से संबंधित होते थे. वो चाहे अपने भाइयों के लिए हो या किसी के लिए भी हो, जो भी फैसला करते थे वो न्यायपूर्ण करते थे, जो सही है इसे उसी बेस पे करते थे, और धर्म से करते थे मीन्स झूठ और पाप का सहारा नहीं लेते थे. इसलिए उनको युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है. सबसे पहले, इसके पहले भी आपको ये बता चुकी मैं विषय प्रवेश में कि ये जो कविता है ये कुरुक्षेत्र से ली गई, मीन्स जो रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र नामक काव्य लिखे हैं उससे ली गई है. और उसमें ये क्या बताया गया है कि महाभारत में जब युद्ध हुआ, तब जब युद्ध से त्रस्त होकर युधिष्ठिर ने जब विनाश देखे चारों तरफ कि पूरी बुराई हो गई, सब लोगों की हानि हो गई, इतनी जान चली गई, तो उनको बहुत दुख हुआ. और ये सब दुख, इस दुख से वो क्या सोचे कि मैं सारा राजपाट छोड़ के जंगल में, वन में चले जाऊंगा. तब धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कि जो कि सरसैया पे, यानी कि मैंने आपको बताई हूँ ना कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जो मृत्यु शैया पर सोए हुए थे, उन्होंने
ये कविता उनको उपदेश में बताई है। यहाँ पर अपने को साफ बताया गया है कि ये कविता धर्मराज को भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो तुमने किए वो कर्म है और वो कर्म का फल तुमको मिला है, यह तुम्हारी किस्मत का था। जो युद्ध हुआ और जो हानि हुई वो सब, वो उनको ये धर्मराज को भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, कि जो भी इस संसार में प्रकृति में है वो किसका अधिकार है, सब कुछ मनुष्य का अधिकार है, लेकिन धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। अब क्या कह रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि लेकिन किसका अधिकार है, जो श्रम करता है। दुनिया में सारे मनुष्य का हर एक चीज़ पे, प्रकृति पे हक है, लेकिन सबसे पहला हक किसका है, जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है और अपने मेहनत और श्रम से इस दुनिया में सब कुछ उत्पन्न करता है, उसी को ही सबसे पहले सब सुख भोगने का अधिकार है और उसको इस प्रकृति में सबसे पहले सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। ये अपने को पूरी कविता में कवि ने वही समझाया है और लास्ट पंक्तियों में, लास्ट पैराग्राफ में भी वही बता रहे हैं कि जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो भी इस प्रकृति में है उसके कण कण का, मीन्स कण कण यानी छोटे से छोटा हिस्सा, एकदम सुई की नोक से लेके घास के तिनके जितना छोटा से लेके हर एक जो भी चीज़ें हैं उस पर किसका अधिकार है, जो मनुष्य मेहनत करता है उसका अधिकारी, कण कण का अधिकारी जन जन है। मीन्स इस सृष्टि में रहने वाला हर इंसान जो मेहनत करता है वो इस चीज़ का अधिकारी है। इस कविता में पूरा हमको क्या, पूरी कविता में कवि यही समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को मेहनत करना चाहिए, धर्म से धन संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए, और जो मनुष्य मेहनत करता है, अपना श्रम जल देता है और वह मेहनत करके जो भी प्राप्त करता है उसे प्रकृति में सबसे पहला स्थान मिलना चाहिए और उसको दुनिया के सारे सुख मिलने चाहिए। किसको, मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले व्यक्ति को मिलने चाहिए। इस कविता में कवि बार बार हमको यही समझा रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि कोई पाप से धन अर्जित करता है, कोई अपने भाग्य से अर्जित करता है, लेकिन मनुष्य का धर्म क्या है और उसका भाग्य क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है श्रम। श्रम करना ही उसका भाग्य है और वही उसकी सफलता की कुंजी भी है। मीन्स जो भी व्यक्ति श्रम करता है उसको सफलता मिलती है, देर से मिले जल्दी मिले, किस्मत की बात होती है वो, लेकिन उसको ज़रूर सफलता मिलती है और उसके आगे सब किसी को झुकना पड़ता है। उसके आगे जो मेहनत करता है उसको सबसे आगे रहना चाहिए और उसको कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो प्रकृति में है सब कुछ क्या है, हर एक मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का अधिकार है। ये कवि हमारे को इस कविता में समझाना चाहते हैं। बच्चों ये कविता तुमको समझ में आई होंगी। अब इस कविता में से कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क के, और हमको जो फर्स्ट बी पार्ट पेपर आता है, सेकंड पेपर, उसमें पैराग्राफ्स आते हैं। उसमें हमको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ दिया जाएगा इसका, और उसमें से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, वो आते हैं। तो मैं आपको वो समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ समझाऊंगी, जैसे कि कैसे प्रश्न आते हैं। इस पैराग्राफ दिए रहते हैं, इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं। उसमें उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखी हूँ, देखो बच्चों, ये जो 4th पैराग्राफ है उसमें शब्दार्थ है न्यस्त, न्यस्त मीन्स संपूर्ण। दूसरा है मनुज, मनुज मीन्स मानव। तीसरा है धर्मराज, धर्मराज हम किसको कहते हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं। उसके अलावा इस पद में हमारे पुनर्युक्त शब्द आए हैं, एक है कनकन, दूसरा है जन जन। जैसे कि इस पद में हमारे को एक समासिक शब्द आया था श्रमजल, वैसे ही इस पद में 2 हमको पुनर्युक्त शब्द मिले हैं, कनकन और जन जन। तो इसी तरह वो जो पैराग्राफ दिए जाते हैं उसमें से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इसमें पुनर्युक्त शब्द क्या है, श्रमजल को विग्रह, इसमें सामासिक शब्द कौन सा है, फिर कुछ आपको पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो ये सब ये पैराग्राफ में से ही आपको पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें से देखेंगे कि पैराग्राफ्स, पद कैसे आते हैं और उनके प्रश्न उत्तर उसमें कैसे पूछे जाते हैं, वो आपको बताऊंगी। उसके बाद में आपको इसमें से 4 मार्क और 8 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपन इसके भाषा की बात का पूरा जो ग्रामर है वो सॉल्व करेंगे, तो आपका ये कविता पूरा हो जाएगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट कविता है,
इसमें से आपको क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आपको इसको ध्यान से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पैराग्राफ भी इसमें से आते हैं और थोड़े प्रश्न भी इसमें से पूछे जाते हैं, चाहे 4 मार्क हो या लॉन्ग क्वेश्चन। ज़्यादा करके इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस लेसन में से कम आते, पोएम में से कम आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस 4 मार्क के क्वेश्चन और पैराग्राफ इसमें से जरूर आता है। Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my BE from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by ITMs and NITMs. So come here and join us. बच्चों, जैसे कि अपन ये कविता समझे हैं, आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होंगी। गणगण का अधिकारी, इसमें कवि हमको मेहनत करने वालों के बारे में बता रहे हैं, ये मैं तो आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमको जो प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के लिए हमारे लिए उपयोगी है और आप इनको अच्छी तरह पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको कविता समझ में आ गई है, अब उसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो टेक्स्ट बुक में हमको प्रश्न दिए हुए हैं उसके बेस पे क्या होता है कि कभी कभी प्रश्नों को थोड़ा घुमा के भी देते हैं, तो आपको वो समझ लेना चाहिए कि आंसर सेम रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से उसमें कुछ ऐड कर देते हैं या कुछ उसको थोड़ा घुमा के पूछते, तो क्या होता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप सोचते हो कि ये क्या प्रश्न है, ये क्या उत्तर है, इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे, जबकि आप जानते हो, लेकिन आपको क्या मालूम है टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है बस वही करने हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है और सबका आंसर एक ही होता है, लेकिन वो अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है जो 4 मार्क के लिए हमारे लिए पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं, कि जो ये हमको कभी कभी पैराग्राफ भी दिया जाता है उसमें भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसमें एक कवि परिचय भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है ये कि रामधारी सिंह दिनकर का परिचय दीजिए। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क के क्वेश्चन में ये भी आता है, रामधारी सिंह दिनकर का परिचय दीजिए। ये भी अपने शॉर्ट क्वेश्चन में कवि परिचय, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि आपको सारे कवि परिचय एक शॉर्ट बुक लेनी है, एक छोटी बुक लेनी है 100 पेजेस की जो आती है, वो लेके आपको एक सेपरेट बुक में सारे कवियों के नाम लिखने हैं, उनकी एक छोटी सी पिक्चर लगा लेनी है और आप दिन में एक बार ज़रूर ये कवि परिचय पढ़िए। और कवि परिचय में मैंने आपको बताई हूँ कि आपको सबसे पहले उनका नाम, उनकी जन्म, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, उनका पुरस्कार और उनकी मृत्यु, उसके बाद में उनकी विशेषता। जैसे कि मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि हर एक कवि या जो लेखक है उनकी विशेषता होती है, वो लिखना है। तो आपको ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, चाहे तो आप उसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए, चाहे आप उसको पैराग्राफ में, मैं वो आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉइंट है उसको हम पैराग्राफ में कैसे बदल सकते हैं और हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो आप एक सेपरेट बुक रखेंगे तो आप रोज़ उसमें से देखेंगे तो आपको क्या होगा, वो याद हो जाएगा। अगर आप उसको उठा के रख देंगे या पूरे आपके बुक में है तो आप क्या होता है सारे क्वेश्चंस देखते हो लेकिन कवि परिचय, लेखक परिचय नहीं पढ़ते हो। और ये 4 मार्क के क्वेश्चन में कंपलसरी कवि और लेखक परिचय एक आता ही है जो आपके लिए 4 मार्क के बीट में रहता है, जो आजकल आपको चॉइस आ गया, 8 क्वेश्चंस में से 4 करने हैं, आपको बहुत अच्छी चॉइस मिल रही है। तो यहाँ पर अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस है जो 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। एक फर्स्ट है भाग्यवाद का छल क्या है।
यहाँ पर कवि ने आपको, जैसे कि मैंने पोएम समझाते समझाते सारे प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर सब कुछ समझाई हूँ। अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको हर एक बीट अच्छी, एक पैराग्राफ हर तरीके से समझाई हूँ और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हूँ, तो आपको वो ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है भाग्यवाद का छल। मैंने आपको बताई थी कि एक मनुष्य मेहनत करता है, दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पर उसको पैसा का सुख नहीं मिलता। लेकिन एक कम मेहनत करके, आपको उदाहरण भी दी थी कि एक मजदूर सारा दिन काम करता है लेकिन वो एक उसके ऑफिसर या उसके बॉस से कम पैसा कमाता है ना। तो क्या होता है कि वो मनुष्य मेहनत कर रहा है लेकिन ये अपने भाग्य से क्या कर रहा है, उसका भाग्यवाद का छल, उसकी किस्मत, उसको कम मेहनत में भी उसको ज़्यादा पैसा, उसको सुख सुविधाएं मिल रही है और वह पैसा प्राप्त कर रहा है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, भाग्यवाद का छल। आपको ये प्रश्न आ सकता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि मनुष्य बिगर मेहनत किए भी किस्मत से जब अपनी संपत्ति प्राप्त करता है या सुख भोगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाग्यवाद का छल कहते हैं। आप ये लिख सकते हो उसमें, उसको आप अच्छे से बना सकते हो। आंसर की प्रस्तुत पंक्तियाँ, यह कविता कण कण का अधिकारी से ली गई है। इसमें श्रम करने वालों को महत्व दिया है कवि ने और उसमें बताया है कि मनुष्य धर्म के रूप में काम करना चाहिए, अगर श्रम करता है तो ही उसे फल मिलता है। और उसी में उन्होंने बताया है कि भाग्यवाद का छल। आप आंसर बना सकते हो 4 मार्क का, अगर एक लाइन का आंसर है तो उसको भी आप बना के लिख सकते हो अगर वो 4 मार्क में पूछा गया है तो। दूसरा प्रश्न है नर समाज का भाग्य क्या है। अब कवि क्या पूछ रहे हैं कि नर समाज का भाग्य क्या है। आपको यहाँ पे दिए हैं, कवि ने क्या बताया है कि नर समाज का भाग्य एक ही है, वो है श्रम करना। श्रम करना एक ही चीज़ नर समाज का भाग्य है। अगर वो व्यक्ति श्रम करता है तो उसको सफलता प्राप्त होती है, उसके आगे सारी पृथ्वी और धरती आसमान सब झुकते हैं और उसके जीवन में खुशहाली आती है। और श्रम करना ही मनुष्य की सफलता की कुंजी है। ये भी हमको कवि बता रहे हैं कि भाग्य, नर समाज का भाग्य एक है, श्रम और भुजबल है। क्या है, मेहनत करना, और वो भी कैसे करना, अपने भुजाओं के बल पे। उसका श्रम करने वाले का क्या है कि मेहनत करना, अपने भुजाओं के बल पे श्रम करना। तो नर समाज का भाग्य क्या है, श्रम, वह भी भुजाओं के बल पर, और अपनी मेहनत और श्रम से वह सफलता प्राप्त करता है अपने जीवन में। उसको जो उसकी किस्मत में सब कुछ वो पा सकता है और उसे सफलता प्राप्त होती है। तो नर समाज का भाग्य क्या है, श्रम करना और मेहनत करना और अपने भुजाओं से श्रम करके वह जो भी है संपत्ति पा सकता है, यहाँ पे कवि ने बताया है। थर्ड क्वेश्चन है कण कण का अधिकारी कौन है और क्यों है। ये आपको बताया है कि कण कण का अधिकारी कौन है, कि जो श्रम करता है, जिसने श्रम जल बहाया है, जो मेहनत करता है और जिसने पसीना बहाया है, उसी को हम कण कण का अधिकारी कहेंगे। क्यों, यहाँ पर प्रश्न किया गया कण कण का अधिकारी कौन है। कण कण का अधिकारी कौन है, जो मेहनत करता है, जो श्रम जल बहाता है और मेहनत करके जो काम करता है वह कण कण का अधिकारी है। क्यों, क्योंकि कवि क्या कह रहे हैं कि जो मेहनत करता है उसको ही हर जीवन में और प्रकृति में जो कुछ भी है, पूरी प्रकृति में, वो पाने का अधिकार किसको है, सिर्फ मेहनत करने वाले को है। इसीलिए कण कण का अधिकारी कौन है। आपका ये प्रश्न है जैसे कण कण का अधिकारी कौन है, तो आपको उसका आंसर लिखना है, उसके बाद में क्यों का भी आंसर लिखना है। आप सिर्फ आधा लिख के आ जाते हैं, 4 मार्क में से 2 मार्क आपको मिलेंगे, 4 पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कण कण का अधिकारी कौन है, तो कण कण का अधिकारी श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला है, एक ये आंसर हुआ। और क्यों है, क्योंकि कवि कह रहे हैं कि जो मेहनत करता है, श्रम जल बहाता है और अपने मेहनत और भुज बल के आधार पर जो प्राप्त करता है, वही इस दुनिया में, पृथ्वी में जो भी नियस्त है, जो भी है, उस सबका अधिकारी कौन है, जो मेहनत करने वाला है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दोनों के आंसर लिखेंगे तो ही 4 मार्क मिलेंगे। कण कण का अधिकारी कौन है और क्यों है। 4th क्वेश्चन है अपना, भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों।
यहाँ पर भी फिर 2 क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ये जो क्यों रहता है इसका आंसर भी देना आपको ज़रूरी रहता है। आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बस इसका आंसर लिख के आ जाते हैं कि भाग्य और कर्म में मैं तो कर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ, बस आंसर क्यों का आंसर नहीं लिखते, इसलिए आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते। तो भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों? तो जो भी हमारे किस्मत में होता है वो हमें कर्म से प्राप्त होता है। आप आपके ओपिनियन उसमें लिख सकते हैं कि हमें जो भी प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। अगर भाग्य में है लेकिन हम कर्म नहीं करेंगे तो वो हमको मिलेगा क्या? अब आपके किस्मत में अच्छा खाना है, आपके सामने थाली रखी है, तो क्या वो अपने आप आपके मुंह में जाएंगी क्या? उसके लिए आपको एक कर्म करना पड़ेगा, अपना हाथ उठाना पड़ेगा और उसको लेके मुंह में खाना पड़ेगा, तो वो आपको खाने को मिलेगा, आपकी किस्मत में आएगा। तो कहते हैं कि भाग्य में अगर जो है वो हमको मिलता है, लेकिन वो किसके बल पे मिलता है? कर्म के भरोसे में लिखता है। तो भाग्य और कर्म हमको यहाँ पे दोनों नहीं लिखने हैं, एक चॉइस है। भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? तो अगर हम कर्म लिखते हैं तो कर्म, भाग्य और कर्म में मैं कर्म को श्रेष्ठ मानती हूँ या मानता हूँ, और कह सकते हैं कि हम कर्म से ही अपना भाग्य बना सकते हैं। हम अगर ईमानदारी से और कर्म करें, मेहनत करें, तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हो कि कर्म को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ या मानती हूँ। और क्यों? क्योंकि कर्म से ही हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। हम अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से और पुण्य कर्मों से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो पा सकते हैं। क्योंकि यदि अगर हम ईमानदारी से कर्म करते हैं तो भले हमको देर लगे लेकिन हमारे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। इस कविता में कवि ने भी वही बताया है कि मेहनत करने वाले को कभी नहीं हारते, वो अपने जीवन में जरूर सफल होते। तो ये आपके 4th क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कि कर्म को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ या मानती हूँ, और इसलिए क्योंकि कर्म के द्वारा हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम अपनी भाग्य लिख सकते हैं, अपनी तकदीर लिख सकते हैं, और हमको जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। इसको आप आंसर बना के लिख सकते हैं। 5th क्वेश्चन है आपको, जैसा कि मैं अभी पहले बताई कि कवि परिचय, रामधारी सिंह दिनकर का परिचय लिखिए। ये आपको एक पूरे लेसन्स में से, सब लेसन से कोई भी एक आता ही है, चॉइस में रहता है वो। आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट बीट में, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उसमें कवि परिचय, लेखक परिचय जरूर होता है। तो आपके 6-7 कुछ लेखक कवि परिचय वो आप याद कर लेंगे तो आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसका 5th ये शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए कि रामधारी सिंह दिनकर का परिचय दीजिए। इस तरह इस पोएम में अपने को 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको वो 5 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर आते हैं। और ये पोएम भी इम्पॉर्टेंट है, लेसन में से जो आपका पोर्शन है उसमें ये कविता भी है। इसमें से अपठित गद्यांश पद्यांश भी आता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो 4 मार्क के लिए मैंने आपको बताई हूँ। 5 है। पहला है भाग्यवाद का छल क्या है, दूसरा है नर समाज का भाग्य क्या है, तीसरा कण कण का अधिकारी कौन है और क्यों, चौथा है 4th क्वेश्चन भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों, 5th है रामधारी सिंह दिनकर का परिचय दीजिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए आते हैं। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताती हूँ।